वेलकम टू नैन अल्टीमेट। आज हम गति के नियम के बारे पे वीडियो बना रहे हैं और इससे पहले आप नैन अल्टीमेट को सर्च कीजिए और मात्रा का जो वीडियो है वो पहले देख लीजिए। तो देखिए, इसी में विराम गति के मोशन से हम स्टार्ट करने वाले हैं। विराम क्या चीज़ है? देखिए, अगर किसी ऑब्जेक्ट का अगर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं और इसका समय के सापेक्ष में अगर पोजीशन बदल नहीं रहा है तो उसको रेस्ट कहा जाता है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और समय बदल रहा है लेकिन किसी दूसरे के कंपैरिजन में उसके बीच में दूरी अभी भी सेम ही है, बदल नहीं रहा है, समय बदल रहा है लेकिन दूरी पोजीशन नहीं बदल रहा है, तो उसको रेस्ट कहा जाता है। ऐसे अभी दिखाते हैं कि ये एक ट्रेन है और इस ट्रेन में दो आदमी सीट पे बैठे हुए हैं, एक इस तरफ और दूसरा इस तरफ। अब ट्रेन जो है मोशन में है। अब ट्रेन की तो स्थिति बदल रही है, लेकिन पूछा जाता है कि क्या पर्सन ए और पर्सन बी एक दूसरे के रेस्ट में है कि एक दूसरे के साथ मोशन में है, तो कहा जाएगा ये दोनों रेस्ट में है, क्योंकि इस बंदा के कंपैरिजन में बी का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है समय के साथ। पटना में बैठे थे, अभी दिल्ली पहुंचने वाले हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में 2 हाथ का फासला पहले भी था और अभी भी है। इसीलिए ट्रेन में बैठे हुए हर एक पैसेंजर एक दूसरे के कंपैरिजन में रेस्ट है, जबकि अर्थ पे जो धरती पे लोग हैं उसके कंपैरिजन में तो पूरी ट्रेन ही मोशन में है। इसीलिए ये ऑब्जेक्ट भी मोशन में होगा। इसीलिए कहा जाता है कि सापेक्ष इसमें बहुत बड़ी बात होती है। एक चीज़, कोई चीज़ कहेगा कि गति में है कि मोशन में, तो इसको कहना थोड़ा सा दिक्कत होता है। चलिए अब हम देखते हैं कि जैसे ये विराम और मोशन को समझ गए, इस तरीके से अब बात आती है, एक टर्म है सदिश और अदिश राशि। जैसे कि हम जानते हैं कि साइंस जब भी पढ़ते हैं तो बिना कैलकुलेशन को उसको समझा नहीं जा सकता, उसको डील नहीं किया जा सकता, उसको डील करना ही पड़ता है। तो फिजिक्स में या साइंस में जो क्वांटिटी राशि ऐसी है जिसको मापा जा सके, तुलना किया जा सके, उसको राशि कहते हैं। तो 2 तरीके की राशि होता है, एक होता है सदिश राशि और दूसरा आता है अदिश राशि। सदिश के नाम से ही जुड़ा हुआ है कि दिश का मतलब होता है दिशा और दिशा का मतलब होता है डायरेक्शन और स का मतलब होता है सहित। तो दिशा सहित जिस क्वांटिटी को बताया जाता है ऐसी क्वांटिटी को कहा जाता है सदिश क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि। ठीक है। और जिसको दिशा बताने की ज़रूरत नहीं होती है वो होता है अदिश राशि। जैसे एग्जाम्पल में बताते हैं कि अगर हम 4 केजी चीनी लेते हैं, 4 केजी चीनी अगर आपको ख़रीदना है तो आप कहते हैं कि 4 केजी चीनी दे दीजिए। नहीं पूछना पड़ता है कि 4 केजी चीनी उत्तर से या 4 केजी चीनी दक्षिण से। इसी तरीके से अगर आप कहते हैं कि एक दुकान यहाँ था ए और कुछ दिनों के बाद यहाँ आते हैं तो उस बोर्ड पे लिखा रहता है कि ये दुकान 7 किलोमीटर शिफ्ट हो चुका है, तो क्या 7 किलोमीटर शिफ्ट हो चुका है ऐसा नोटिस लग चुका है, तो क्या इस दुकान की नई पोजीशन आप चेक कर सकते हो? बिल्कुल नहीं, नई पोजीशन पे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि 7 किलोमीटर खिसका है, वो भी किधर, डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। तो कहा जाता है कि 7 किलोमीटर ऊपर पहुंच चुका है या 7 मीटर आगे खिसक चुका है या 7 मीटर राइट में खिसक चुका है। तो यहाँ पे दिशा भी बताना पड़ता है। तो जिस राशि को बताने के लिए दिशा और मात्रा कि कितना और किस तरफ दोनों चीज़ ना बताए तब तक उसकी पूरी जानकारी नहीं दे सकते हैं हम, ऐसी राशि को सदिश राशि कहा जाता है। तो अब देखते हैं कि इतने चीज़ जो है उसमें से कौन कौन सी सदिश राशि है और कौन कौन सी अदिश राशि है। एक बार तो यही हम देख लेते हैं। तो इसमें से रेस्ट का तो कोई मात्रक नहीं होता, इसको हम नहीं माप सकते, नहीं मापते हैं। गति इसको मापते हैं, मोशन को, तो उसमें दूरी और विस्थापन जो है, तो दूरी होता है अदिश राशि। ठीक है, बताएंगे। और ये होता है सदिश राशि, विस्थापन सदिश राशि। इसी तरीके से चाल जो है वो अदिश राशि है और वेग जो है वो सदिश राशि है। और बाकी आखिरी में है त्वरण, ये त्वरण भी सदिश राशि है। ये आपको याद रखना है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, जैसे दूरी के बारे में बताया
कि दूरी पटना से, ठीक है, दिल्ली की दूरी 1200 किलोमीटर है। तो ये दूरी कहा गया है। अभी आपको ये नहीं पूछा गया कि किधर, कितना दूर, तो सिर्फ दूरी पूछा जाता है तो सिर्फ हम 1200 किलोमीटर कहते हैं, डायरेक्शन नहीं बताते। तो इसलिए दूरी जो होता है वो डायरेक्शन रहित है, अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। अब देखिए, अब थोड़ा परिभाषा जल्दी जल्दी करते हैं कि चाल की परिभाषा। चाल का परिभाषा होता है, ये देखिए दूरी था, दूरी को समय से अगर डिवाइड कर देंगे तो चाल का परिभाषा हो जाएगा दूरी बट्टे समय। ये चाल का परिभाषा है। वेग को परिभाषित करना होगा तो वेग को आप कहिएगा दूरी बट्टे समय नहीं, विस्थापन बट्टे समय, एक दूसरे से रिलेटेड है। दूरी बट्टे समय ये हो गया स्पीड, तो विस्थापन बट्टे समय ये हो गया वेलोसिटी। विस्थापन बट्टे समय। और इस तरीके से इसका मात्रक भी है, दूरी का होगा किलोमीटर पर सेकेंड या पर आवर, और इसका भी यूनिट होगा किलोमीटर पर आवर। तो देखिए यहाँ पे बच्चे फंसते रहते हैं कि दूरी अदिश राशि है, दूरी बट्टे टाइम चाल होता है, और विस्थापन सदिश राशि है, और विस्थापन बट्टे टाइम जो होता है वो वेलोसिटी होता है। अब देखिए वेलोसिटी बट्टे टाइम, ये जो है वेग, वेग पर समय, ये होता है त्वरण का परिभाषा। एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है, दूरी बट्टे समय चाल, विस्थापन बट्टे समय वेग, वेग बट्टे समय त्वरण, ये हो गया। और देखिए इसी से जुड़ा हुआ है, जैसे ही त्वरण हम पढ़ते हैं तो इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे चल के फोर्स, जिसको बल कहते हैं। बल का परिभाषा होता है द्रव्यमान गुने, द्रव्यमान गुने, ये आखिरी में जो त्वरण पढ़े हैं वो द्रव्यमान गुने त्वरण, ठीक है। इसको फोर्स एफ लिखते हैं, और द्रव्यमान को मास और त्वरण को एक्सेलरेशन भी कहते हैं। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, और फोर्स भी एक सदिश राशि है, इसके लिए भी दिशा और दोनों बताना पड़ता है कि कितना मात्रा में और किस तरफ है। तो ये, और अब क्या होता है, जैसे ही फोर्स पढ़ लेते हैं, फोर्स के बाद अगर फोर्स को दूरी से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब बल को दूरी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कौन सी क्वांटिटी हो जाती है, तो फोर्स गुने दूरी, ये होता है कार्य। फोर्स गुने दूरी ये होता है कार्य का परिभाषा। और इसमें ये फोर्स है सदिश राशि और दूरी है अदिश राशि, लेकिन फोर्स और दूरी को मिल करके एक नई राशि बनी कार्य, जो कि कार्य है फिर से एक अदिश राशि। आपको यहाँ से क्वेश्चन सब आता है, देखिएगा एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दूँ। दूरी है अदिश राशि, विस्थापन है सदिश राशि, चाल है अदिश राशि, वेग है सदिश राशि, त्वरण भी है सदिश राशि, और त्वरण और द्रव्यमान के मल्टीप्लाई से जो बल बना, बल भी है सदिश राशि, और बल और दूरी के मल्टीप्लाई से जो कार्य बना वो कार्य है अदिश राशि। अब देखिए इसी कार्य से रिलेटेड अगला टॉपिक पढ़ते हैं कि अगर कार्य को टाइम से डिवाइड कर दें, कार्य को अगर समय से डिवाइड कर दें, तब ये कौन सी राशि बन जाती है, तो कार्य को समय से डिवाइड करते हैं तो इसको कहा जाता है पावर, शक्ति, ठीक है। तो ये है शक्ति। तो शक्ति का फॉर्मूला क्या होगा, शक्ति का परिभाषा क्या होगा, तो शक्ति इक्वल टू होगा कार्य बट्टे समय। एक बात ध्यान रखिएगा, जितने फॉर्मूला बताए हैं उस फॉर्मूला को अगर आप याद कीजिएगा तो परिभाषा याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे आपको शक्ति को परिभाषित करना होगा तो इसके फॉर्मूला से ही आप परिभाषित कर सकते हैं, अगर फॉर्मूला याद है तो। देखिए बट्टा जहाँ भी लिखा रहता है उसको रेट कहते हैं, बदल दीजिएगा। अब देखिए इससे कैसे होगा, जैसे कहेंगे कि कार्य करने के रेट को समय के साथ, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। जैसे और देखेंगे ऐसी वाली थी, जैसे वेग का परिभाषा पूछेगा तो वेग होता है दूरी बट्टे समय। तो
तो आप कहिएगा कि दूरी के समय के साथ रेट को वेग कहते हैं, वही है, ठीक है, वेग बराबर दूरी बट्टे समय। तो ये जैसे ही हम शक्ति के बारे में आते हैं तो अच्छा चलिए शक्ति का यूनिट ज़रा सा पता कर लेते हैं कि शक्ति का क्या यूनिट होता है। शक्ति का यूनिट तो होता है, वो होता है जूल पर सेकेंड, और जिसको वॉट भी कहा जाता है। जब फोर्स पढ़ चुके हैं तो फोर्स के पढ़ने के बाद फोर्स से रिलेटेड है गति के नियम। इसमें न्यूटन साहब ने 3 गति के नियम बताए हैं, जिसमें पहला से हम चर्चा करते हैं। पहला है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम में क्या होता है कि उसमें नियम का जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पहले से जिस स्थिति में है वो उसी स्थिति में रहना चाहता है, या अगर ये गति में है तो वो गति में ही रहना चाहता है, और अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा कोई भी ऑब्जेक्ट, तब तक जब तक कि इस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगाया जाए। जैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर पहले से गति में है, जैसे बस जा रही है, तो वो बस जाना ही चाहेगी, आगे की तरफ मोशन करना ही चाहेगी, या अगर ये रुका हुआ है तो रुका हुआ रहना चाहेगा। अगर जो गति में है जो बस, उस बस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगा दे, ब्रेक ना लगा दे, तब तक वो चलना चाहेगा। और अगर ये रेस्ट में है तो जब तक कोई उसको पुश ना कर दे तब तक वो मोशन में नहीं आएगा। यही है जड़त्व का नियम, कि जो ऑब्जेक्ट पहले से जिस अवस्था में रहता है उसी अवस्था में रहना चाहता है। ये है जड़त्व का नियम। ये है गति के नियम का पहला नियम था, ये जड़त्व का नियम। इसके बाद दूसरा आता है, वो सही तरीके में फोर्स को डिफाइन करता है। गति के दूसरा नियम जो है वो फोर्स को डिफाइन करता है। ये होता है कि इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, हिंदी में कहे द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नॉन एज फोर्स। ये है गति का दूसरा नियम। कहना है कि समवेग के बदलने के दर को फोर्स कहा जाता है। हिंदी में हुआ कि समवेग के बदलने के दर को फोर्स कहा जाता है। ये है गति का दूसरा नियम, जो डिफाइन करता है F = ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये होता है v फाइनल मास गुने v फाइनल, मतलब मास गुने v इनिशियल। चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही आगे चल के बनता है F = ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये है गति का दूसरा नियम। गति का तीसरा नियम है, ये तो बड़ी खतरनाक है, हर कोई इसको जानता है। एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। यही है बड़ी तीसरा नियम है कि एवरी एक्शन फोर्स हैज़ अ रिएक्शन फोर्स। ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर आप फोर्स लगाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर आप फोर्स लगाते हैं तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी आप पे इतना ही फोर्स लगाता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता है एवरी एक्स। हाँ, तो इसे कहा जाता है न्यूटन का तीसरा नियम। आप तीनों नियम को एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला नियम था जड़त्व का नियम, जो कहता था कि ऑब्जेक्ट जिस स्थिति में पहले से रहता है वो उसी स्थिति में रहना चाहेगा जब तक उस पर बाहरी फोर्स ना लगाया जाए, पहला था। दूसरा था कि समवेग के दर को फोर्स कहते हैं, ये गति का दूसरा नियम है। समवेग के दर को फोर्स कहते हैं, मास इंटू वेलोसिटी बाय मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। यही दूसरा नियम है जो आगे चल के F = ma बनता है। और तीसरा नियम है कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। तो ये तीनों जड़त्व का नियम है। आज हम यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। हम अगले वीडियो में और बात करेंगे इसके बारे में। थैंक यू।